नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, उसी के साथ करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला एक बार फिर से गरमाया है। एडवोकेट कमीशन के सर्वे की मंजूरी मिली है। शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए अनुमति दे दी है। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, विष्णु शंकर जैन ने कहा है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शाही ईदगाह में सर्वे की अनुमति मिल चुकी है। कमीशन सर्वे की मंजूरी है। विष्णु शंकर जैन जो कि ज्ञानवापी सहित कई अन्य मामलों में भी आपको मुखरता से बोलते हुए सुनाई दिए होंगे। इस पूरे मसले पर भी उन्होंने कहा है कि सच सामने आकर रहेगा। मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है वो आपको बता रहे हैं। इस मामले में बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। इतिहास में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई साक्ष्य नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अगर इस पूरी कार्रवाई को स्टडी किया जाए तो उसका उल्लंघन है। तो मुस्लिम पक्ष का ये तमाम दावा है जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाहरी लोग अपील कर रहे हैं, याचिका कर रहे हैं। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है वो भी समझिए। शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के प्रतीक मिले हैं। मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का कई ऐसे प्रतीक हैं, कई ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनका खुलासा होना चाहिए। तो शाही ईदगाह में स्वास्तिक के चिन्ह का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, मंदिर होने के प्रतीक का दावा कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सर देखिए, लगातार बहुत सारे दावे हो रहे हैं, याचिकाएं दायर हुई और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर जांच याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जी हाँ, देखिए कुल 18 ऐसी याचिकाएं हैं जिनको एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट सुन रहा है। ये मथुरा की कोर्ट में डाली गई थी, उन सबको तलब कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 18 याचिकाओं में से बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जिस पर जो लगभग 3.5 एकड़ की लैंड जो शाही ईदगाह ट्रस्ट के पास है उस पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा किया है। ये जो याचिका थी इसमें उस जमीन को, उस भूमि को जो इस वक्त शाही ईदगाह ट्रस्ट के अधीन है, 3.37 एकड़ है, वहां पर सर्वे की मांग की गई थी कि वहां पर कोर्ट कमीशन सर्वे का आदेश दे। इसको लेकर के आज हाईकोर्ट का आदेश आया है और उन्होंने हिंदू पक्ष की जो दलील है, याचिका है, इसको स्वीकार कर लिया है और मुस्लिम पक्ष जो इस सर्वे का विरोध कर रहा था उसको अस्वीकार कर दिया है। तो यानी कि अब जो फैसला है वो ये है कि यहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करेंगे। सर्वे का क्या प्रारूप होगा, कब कितने लोग जाएंगे, कब तक करना है, कितनी देर की इजाजत मिलेगी, ये सारी चीजें 18 दिसंबर को तय होंगी जब दूसरा आदेश इसके बारे में आएगा। लेकिन सर्वे को मंजूरी मिल गई है तो सर्वे उसका होगा। सर्वे में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वहां पर जो दावा किया जा रहा है कि हिंदू प्रतीक चिन्ह है वो है या नहीं है, हैं तो कितने हैं। तो ये सारी चीजें जब सर्वे का आखिरी आदेश आएगा जिसमें संख्या तय होगी, कौन कौन व्यक्ति तय होंगे, कौन कौन और कितने समय में ये करना है, ये सारी चीजें तय होंगी, तब उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये पहली जीत हिंदू पक्ष की जरूर है कि जो सर्वे की याचिका थी उसको मंजूरी दे दी गई। यानी कि सर्वे तो होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने लोग करेंगे, ये बाद में तय होगा। बिल्कुल, कब करेंगे, कितने लोग करेंगे, ये बाद में तय होगा। लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष का जो कहना है विवेक जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाहरी लोग आ रहे हैं, वो याचिका दायर कर रहे हैं, और जबकि कई ऐसे तथ्य हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है।
हिंदू वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया इस दौरान। देखिए, यही सारी दलीलें जब काशी ज्ञानवापी का केस चल रहा था तब मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई थी। वो ये कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा और इसकी स्थितियां बदल जाएंगी, और ये एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट है। तब कोर्ट ने ये कहा था कि कमीशन जो सर्वे होने से इस तरह की परिस्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, इसलिए उसकी इजाज़त दी जा सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था, हुआ कुछ नहीं। तो वही सारी दलीलें यहाँ पर भी दी गई थी। तो सर्वे होने से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ हो रही है या किसी चीज़ को हटाया जा रहा है, किसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है। सर्वे तो फोटो ली जाती, फोटोग्राफ ली जाती है और जिस तरह की इजाज़त कोर्ट दे उस तरह से सर्वे किया जाता है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, मैं अगर समझाना चाहूँ दर्शकों को, तो 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा संस्थान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये जो पूरा परिसर है तकरीबन 13.37 एकड़ का ये पूरा परिसर है, जिसमें से 10 एकड़ 10.02 एकड़ है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास। बाकी का जो 3.37 एकड़ है वो शाही ईदगाह ट्रस्ट के पास है, जहां पर मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष और शाही ईदगाह के ट्रस्ट के बीच में जो समझौता रिटर्न में हुआ था उसमें यह था कि 3.37 पर हम रहेंगे, बाकी जो 10 एकड़ के करीब आसपास है उस पर आप रहेंगे, यानी मंदिर और मस्जिद के बीच में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। अब जो ये याचिकाएं लगातार पढ़ने लगी हैं मालिकाना हक को लेकर के, ये भी हमारा है वो भी हमारा है, ये सब तो खैर अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है, उस पर देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में मस्जिद में रखी हुई चीज़ें को या उसके स्ट्रक्चर को पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी है। सिर्फ कुछ लोग जाएंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे और कोर्ट में सबमिट कर देंगे, इतना ही होना है। उसके बाद जो होगा फिर वो देखा जाएगा। तो ये विवाद तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन एक एग्रीमेंट चूंकि ऑलरेडी है, उसकी कितनी वैलिडिटी है और 1995 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी कितनी वैलिडिटी है, ये सारी चीजें तो बाद में तय होंगी। तो मालिकाना हक को लेकर के अभी कोई आदेश नहीं आया है, ये सिर्फ सर्वे का आदेश है। सर्वे के आदेश में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सर्वे होता है तो हो जाए, बाकी चीजें उसके बाद तय होंगी। तो ये जो आदेश है ये सर्वे को लेकर के हुआ है। बिल्कुल ठीक है, सर्वे को लेकर के आदेश हुआ है। अब एक और तथ्य है जो निकल करके सामने आता है। देखिए, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, विवेक जी लगातार ये दावा कर रहा है कि जो शाही ईदगाह है उसमें स्वास्तिक के चिन्ह या हिंदू धर्म से जुड़े हुए और भी ऐसे चिन्ह हैं जो कि विद्यमान हैं। अगर वो चिन्ह पाए जाते हैं तब क्या इस सर्वे को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? देखिए, अब सर्वे की जब सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा कि यह दावा कितना है। लेकिन जो ऊपर से देखने में लगता है, चाहे हम ज्ञानवापी में तो हम लोग गए हुए हैं, वहां तो सीधे सीधे दिख ही रहा है कि वो मंदिर था, बाद में मस्जिद वहां पर बनी है। यानी कि जो पुराना स्ट्रक्चर था वो कुछ और था, उसके ऊपर एक नया स्ट्रक्चर ला करके मस्जिद के तौर पर रख दिया गया है। लेकिन चूंकि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, और इस केस में तो एक एग्रीमेंट भी है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है दोनों पक्षों के बीच में, तो उसको तोड़ करके अब क्या हम जो ईदगाह के पास ज़मीन है उस पर किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं, ये बहुत आगे की बातें हम लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन जो देख करके लगता है वो तो ऐसा लगता है कि शायद मस्जिद जो है वो बाद में बनाई गई है, मंदिर पहले से था वहाँ पर। लेकिन 1968 का एक्ट होने के बाद ये सारे विवाद अपने आप खत्म हो गए थे। ये फिर नए सिरे से अब सब कुछ कार्रवाइयाँ चल रही, बहुत सारे केसेस पुराने पेंडिंग थे जिस पर अब धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ रही है अदालतों में। तो अब जो सर्वे होगा तो तथ्य सामने आएंगे, प्रमाण सामने आएंगे कि कितनी सच्चाई है। खाली स्वास्तिक का निशान हो या इसका हो सकता है कि और बहुत सारी चीजें हो। लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, 12 अक्टूबर 1968 का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा ने जो है शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ में समझौता किया था, और इस समझौते के तहत ही तय हुआ था कि कुछ क्षेत्र में मस्जिद बनेगा और बाकी क्षेत्र में मंदिर तामील होने वाला है। लेकिन अगर ये चिन्ह पाए जाते हैं तो क्या इस एग्रीमेंट के तहत सुनवाई को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि पहले तो ये तय हुआ था ना कि इस क्षेत्र में मंदिर बनेगा, इस क्षेत्र में मस्जिद बनेगा, विवाद वहीं पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से बाहर से याचिकाकर्ता आते हैं, वो याचिका दाखिल करते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो मंदिर था और इसको तोड़ा जाना चाहिए या इस जगह को वापस से अपनी संरचना में वापस आना चाहिए। तो क्या इन याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए और समझौते को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सुनवाई करेगा क्या? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 18 अलग अलग याचिकाएं हैं, एक ही याचिका में सारी बातें नहीं है। उसमें से एक याचिका ये भी है कि 1968 का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है,
उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। 1995 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया कर दिया गया है, वो भी केस अलग कोर्ट में चल रहा है। तो बहुत सारी याचिकाएं हैं, बहुत सारे केसेस हैं। आज का जो आदेश आया है वो दूसरा आदेश है, वो केवल सर्वे को लेकर के है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सर्वे की रिपोर्ट में क्या आता है, इसके आधार पर फिर दोबारा कोई याचिका डाली जाएगी या नहीं डाली जाएगी, आगे किस तरह से प्रोसेस हो, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मालिकाना हक को लेकर के भी दाया किया गया है, जो एग्रीमेंट हुआ था उसको चैलेंज करते हुए भी याचिकाएं हैं। तो बहुत सारी याचिकाएं हैं जो इस वक्त इस मामले को लेकर के अदालतों में विचाराधीन है और उन सबको क्लब करके हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, जांच के लिए कोई अभी तिथि सुनिश्चित हो पाई है क्या विवेक जी? जी हाँ, 18 तारीख को जो कि बाकी याचिकाएं हैं उस पे एक के बाद एक कोर्ट सुनवाई कर रहा है। 18 तारीख को एक सुनवाई और है। उसी सुनवाई में यह माना जा रहा है कि कोर्ट ये तय कर देगा कि कितने लोगों को इसमें नियुक्त किया जाना है, किस तरह से सर्वे किया जाएगा और सर्वे में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन हाँ, इस बीच जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास 4-5 दिन का वक्त है, वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे तो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं हाई कोर्ट के इस आदेश को। तो अभी देखते हैं कि मुस्लिम पक्ष क्या करता है। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विवेक तिवारी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ वो तथ्य हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए और किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पक्ष या विपक्ष दोनों को खुश या दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात सिर्फ जांच पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना का जिक्र जरूरी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ की एक फेमस बेकरी में एलपीजी सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रही है। हादसा रंगारेड्डी के गगन पहाड़ की कराची बेकरी में हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और रेस्क्यू टीम पहुंची है और साथ ही फंसे हुए लोगों को बचाने के काम में जुट गई है। तेलंगाना के रंगारेड्डी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घरेलू गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से हादसा हुआ है और इस हादसे में 15 लोगों की हालत नासाज हो गई। राजस्थान में कल ताजपोशी होने वाली है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद होंगे, जो कि शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत 2 उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। समारोह के लिए विशिष्ट जनों को निमंत्रण भेजा गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में प्रदेश भर से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। समारोह के लिए केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक कुमावत फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और कल वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था। बिल्कुल तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और अभी से ही जो अल्बर्ट हॉल के बाहर से कल ही से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। कुर्सियां लगा दी गई है
और जांच पड़ताल कर ही लोगों को उधर आने दिया जा रहा है। पूरे जो है जयपुर शहर का ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है और अगर किसी को संदिग्ध पाया जाता है तो उस व्यक्ति को जाने के लिए इनकार किया जा रहा है और जांच कर ही आगे भेजा जा रहा है। वर्तमान के अंदर कुर्सियां लगाई जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है तकरीबन राजस्थान की गुलाबी नगरी के अंदर कल 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना जताई जा रही है और सबको इन्विटेशन दिया गया है और इसको पूरे जोरों शोरों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने के लिए तैयारियां में जुटी हुई है। इसके अलावा जो आपने नाम बताया कि बड़े लीडर्स का कल राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर से अमित शाह और कई राज्यों के जो है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है और जो इसको देखते हुए डाइवर्ट करके और सिक्योरिटी के पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जयपुर शहर की पूरी पुलिस को लगा दिया गया है और बाहर से भी जो है पुलिस प्रशासन है, पुलिस को बुलाया गया है और जयपुर के अंदर जाब्ता तैनात किया गया ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम करे गए हैं। वहीं इसमें बता दूं मैं आपको कि गेस्ट के अंदर अगर बात करूं तो राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मौजूद रहेंगे, अर्जुन राम मेघवाल है केंद्रीय मंत्री वो मौजूद रहेंगे, जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे, मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, राम बावले मौजूद रहेंगे, कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, असम के हेमंत बिस्वा, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा, मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा और इसके अलावा कई हस्तियां मौजूद रहने वाली है। जो अभी वर्तमान में नए चुने गए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी चुना गया, वो भी रहेंगे। इसके अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर तुडू भी मौजूद रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहेंगे, अरुण सिंह प्रभारी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के जो है बड़े लीडर्स राजस्थान के दौरे पर कल रहने वाले हैं और राजस्थान के अंदर पूरी तैयारियों के साथ में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है राजस्थान के अंदर और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो न पाए, इसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने आप को पूर्ण रूप से जनता के सामने भी रखेगी और एक डेकोरम जो रहता है कि एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा रही है तो उसके लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल दीपक, पूरे प्रयास किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि कल जिस वक्त का सभी को इंतजार था वो वक्त करीब आ गया है और उसके लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां भी बीजेपी की तरफ से की गई हैं। क्या हमारे पास ये सूचना है दीपक कि कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में कितने मंत्री और शपथ लेने वाले हैं? इसके अंदर कल मंत्रियों के अंदर मंत्रियों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो कल शपथ दिलाई जाएगी वो मुख्यमंत्री के लिए और साथ के अंदर डिप्टी सीएम है उनको जो है मुख्य भूमिका में रखा जाएगा। इसके अलावा सभी को जो है मुख्य भूमिका में नहीं रखा जाएगा। हालांकि मंत्रियों की शपथ के लिए अभी तक जो है विवरण तैयार नहीं किया गया है और इसके लिए अभी तक चर्चाएं नहीं है, लेकिन कुल मिला के जो प्रोग्राम है वो कल मुख्यमंत्री के लिए रहने वाला है और मुख्यमंत्री को जो है एक तरीके से जनता के सामने पेश किया जाएगा कि आने वाले 5 सालों के लिए सत्ता के अंदर ये रहने वाले हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसी को लेकर जो है कल बड़ा प्रोग्राम जो है राजस्थान के अंदर गुलाबी नगरी में और जगह भी जो है अल्बर्ट हॉल को चुना है जो जयपुर का पूरे राजस्थान का आकर्षक का केंद्र है, तो इसलिए इसको अलग भूमिका से देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कौन है भजन लाल शर्मा, ये आपको बता रहे हैं लगातार और इस बीच हलचल बढ़ गई है गुलाबी नगरी जयपुर में क्योंकि लगातार क्षेत्र के अंदर अपने मुख्यमंत्री का इंतजार सभी कर रहे हैं, जो इंतजार कल पूरा हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह के साथ। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।